आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं जो कार्यस्थल पर शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाला है, लेकिन जिस पर खुलकर और स्पष्ट रूप से बातचीत करना बेहद जरूरी है, यौन उत्पीड़न। बिल्कुल। हमारे पास एक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रस्तुति है इनोवेटेक्स सॉल्यूशंस की, जिसका मकसद है कर्मचारियों को इस गंभीर विषय पर शिक्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित सम्मानजनक माहौल बनाने में मदद करना। हाँ। तो इस सामग्री का मतलब सार क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य है यौन उत्पीड़न की परिभाषा को ठीक से समझना, ये जानना कि ये कितने तरह का होता है, इसके पीछे के असल कारण क्या हैं, और इसका लोगों और कंपनी पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए क्या नीतियां हैं और हम सबकी मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों की मतलब एक लिस्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की बात है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान का असल मतलब क्या है। सही। सिर्फ नियमों का पालन करना काफी नहीं होता। असल में एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां हर कोई बिना किसी डर या असहजता के अपना बेस्ट दे सके। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। कानूनी तौर पर यौन उत्पीड़न है क्या? ये स्रोत क्या कहता है? हाँ, तो कानूनी परिभाषा के हिसाब से ये किसी भी तरह का अवांछित यौन व्यवहार है। अवांछित मतलब? अनवांटेड। हाँ, अनवांटेड। चाहे वो सीधे तौर पर सेक्सुअल फेवर का प्रस्ताव हो या उसके लिए अनुरोध हो, या कोई भी दूसरा मौखिक या शारीरिक व्यवहार जो सेक्सुअल नेचर का हो। अच्छा। खासकर तब जब इसे नौकरी पाने या बनाए रखने की मतलब शर्त बना दिया जाए। ओके। या जब इसे स्वीकार या अस्वीकार करना नौकरी से जुड़े फैसलों का आधार बन जाए, जैसे प्रमोशन वगैरह। या फिर जब ये व्यवहार इतना ज्यादा हो, इतना लगातार हो कि काम करना मुश्किल हो जाए या एक डरावना शत्रुतापूर्ण माहौल बन जाए। हाँ, और इस परिभाषा में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसे उस व्यक्ति पर पड़ने वाले असर से देखा जाता है ना, करने वाले के इरादे से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबसे जरूरी चीज है समझने वाली। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर क्या असर हुआ वो मायने रखता है, करने वाले का इरादा क्या था ये नहीं। तो वो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था वाला बहाना नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई बचाव नहीं है। अगर सामने वाले को वो व्यवहार अवांछित लगा, अपमानजनक लगा या डराने वाला लगा, तो वो उत्पीड़न हो सकता है, चाहे इरादा मजाक का ही क्यों न रहा हो। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये चीज जैसे अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट है या दुनिया भर में जो कानून है, उनके तहत ये पूरी तरह से अवैध है। ये बहुत अहम नुक्ता है कि इरादा नहीं, असर मायने रखता है। हाँ। अच्छा, प्रस्तुति आगे बताती है कि इसके मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकार है। पहला है क्विड प्रो क्वो। ये क्या है? हाँ, क्विड प्रो क्वो, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है इसके बदले वो। बिल्कुल, इसके लिए वो या इसके बदले वो। ये शक्ति के दुरुपयोग का एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं भद्दा उदाहरण है। कैसे? ये तब होता है जब कोई अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति, जैसे कोई बॉस हुआ, मैनेजर या कोई सीनियर, वो किसी जूनियर से मतलब अपने नीचे काम करने वाले से कार्यस्थल पर मिलने वाले लाभों के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे। जैसे कि प्रमोशन देना, अच्छी अप्रेजल देना, छुट्टी मंजूर करना, या यहाँ तक कि नौकरी बचाने के बदले में। अच्छा। उदाहरण के तौर पर कोई कहे, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। या फिर धमकी दे, अगर नौकरी बचानी है तो तुम्हें थोड़ा और फ्रेंडली होना पड़ेगा। ओह, ये तो सीधा ब्लैकमेल जैसा हुआ। हाँ, ये सीधे तौर पे ब्लैकमेल ही है जिसमें पद का दुरुपयोग होता है। और दूसरा प्रकार जो शायद ज्यादा आम है और जिसे पहचानना शायद थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, वो है शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण, होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये दूसरा प्रकार है, और जैसा आपने कहा ये ज्यादा आम है। ये तब बनता है जब कार्यस्थल पर यौन प्रकृति का व्यवहार इतना गंभीर हो या लगातार हो रहा हो या इतना फैला हुआ हो कि वो पूरे माहौल को डरावना, धमकाने वाला, अपमानजनक या मतलब काम करने के लिए मुश्किल बना दे। और सिर्फ बॉस ही कर सकता है? नहीं, यही खास बात है। ये माहौल सिर्फ बॉस ही नहीं, कोई भी बना सकता है। कोई भी मतलब सहकर्मी भी? हाँ, कोई सहकर्मी, किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी, यहाँ तक कि कोई बाहरी व्यक्ति जैसे ग्राहक या वेंडर भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अच्छा। और ये अक्सर किसी एक घटना का नतीजा नहीं होता, बल्कि व्यवहार के एक पैटर्न का होता है। मतलब लगातार होने वाली हरकतें, जैसे रोजाना सेक्सिस्ट चुटकुले सुनाना, या किसी के शरीर या कपड़ों पर लगातार भद्दी टिप्पणियां करना,
अश्लील तस्वीरें या मैसेज बार बार भेजना। हालांकि ये भी जरूरी है कि कोई एक अकेली घटना भी अगर बहुत ज्यादा गंभीर हो, जैसे कि कोई हमला, हाँ, जैसे कि शारीरिक हमला या छेड़छाड़, ऐसी गंभीर घटना भी अपने आप में एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए काफी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो बार बार हो। तो ये जो शत्रुतापूर्ण माहौल है, ये असल में दिखता कैसा है? मतलब किस किस तरह का व्यवहार इसमें आ सकता है? प्रस्तुति में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे मौखिक रूप से। हाँ, मौखिक रूप से देखें तो? हाँ, मौखिक रूप से देखें तो जैसे लगातार सेक्सिस्ट या भद्दे चुटकुले सुनाना, किसी के शरीर, रूप, रंग या पहनावे पर अवांछित मतलब बार बार कमेंट करना। सीटी बजाना भी? हाँ, सीटी बजाना, किसी की निजी जिंदगी या उनके सेक्सुअल इतिहास के बारे में ऐसे सवाल पूछना जो उन्हें असहज करें, किसी के बारे में झूठी सेक्सुअल अफवाहें फैलाना, या अपमानजनक शब्दों या गालियों का इस्तेमाल करना जो यौन प्रकृति की हों, ये सब मौखिक उत्पीड़न में आता है। और सिर्फ बातें नहीं, मतलब बिना बोले भी इशारों से हो सकता है ये, नॉन वर्बल? बिल्कुल, नॉन वर्बल भी इसमें शामिल है, जैसे किसी को लगातार घूरना या ऊपर से नीचे तक, जिसे लेयरिंग कहते हैं, कामुक नजर से देखना, जानबूझकर किसी का रास्ता रोकना या उन्हें घेरकर असहज महसूस कराना, यौन इशारे करना, या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या डेस्क पर ऐसी तस्वीरें या चीजें रखना जो यौन रूप से आपत्तिजनक हों और दूसरों को दिखें। और फिर आता है शारीरिक व्यवहार, जो शायद सबसे साफ तौर पर उत्पीड़न लगता है। हाँ, और इसमें किसी भी तरह का अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल है। बिना सहमति के छूना, चाहे वो बस कंधे पर हाथ रखना ही क्यों ना हो, या पीठ थपथपाना या गले लगाना जो सामने वाले को पसंद ना आए। चिकोटी काटना, जानबूझकर किसी के शरीर से रगड़ना या जाहिर तौर पर हमला करना या जबरदस्ती करने की कोशिश करना, ये सब गंभीर शारीरिक उत्पीड़न है। और आजकल के डिजिटल जमाने में इसके एक और रूप है, साइबर उत्पीड़न। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें यौन रूप से भड़काऊ या अश्लील टेक्स्ट मैसेज भेजना, ईमेल करना या सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश भेजना शामिल है। अच्छा। किसी की सहमति के बिना उनकी अंतरंग तस्वीरें शेयर कर देना, जिसे रिवेंज पॉर्न भी कहते हैं, या ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप या चैट में लगातार आपत्तिजनक मीम्स या वीडियो भेजना। मूल रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को यौन रूप से परेशान करना। तो ये दायरा काफी बड़ा है, मतलब शब्दों से लेकर इशारों तक, छूने से लेकर डिजिटल माध्यम तक। और जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी व्यवहार अगर वो अवांछित है और माहौल खराब कर रहा है तो वो उत्पीड़न माना जा सकता है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? प्रस्तुति कहती है कि अक्सर ये शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ा होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा और शायद सबसे आम कारक है। जिन लोगों के पास ताकत होती है, चाहे वो पद की हो, प्रभाव की हो या किसी और तरह की, वो कभी भी इसका इस्तेमाल उन लोगों पर नियंत्रण पाने या दबाव बनाने के लिए करते हैं जो उनसे कमजोर स्थिति में होते हैं। ये सिर्फ बॉस कर्मचारी वाला मामला नहीं है? नहीं, ये सिर्फ बॉस कर्मचारी तक सीमित नहीं है। ये अनुभव के आधार पर हो सकता है, लिंक के आधार पर हो सकता है, या किसी के सोशल नेटवर्क के आधार पर भी शक्ति का असंतुलन हो सकता है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा कुछ गहरी जड़ें जमाए हुए हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं भी भूमिका निभाती हैं। जैसे पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर जो बनी बनाई धारणाएं हैं, या कुछ लोगों में, खासकर पुरुषों में, एक हकदार होने की भावना होती है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि वो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, कि उन्हें कुछ भी करने का हक है, खासकर महिलाओं के प्रति। ये मानसिकता भी एक बड़ा कारण है। और क्या जागरूकता की कमी भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को पता ही ना हो कि वो गलत कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी लोगों को वाकई एहसास ही नहीं होता कि उनका व्यवहार कितना आपत्तिजनक या यहाँ तक कि अवैध है। उन्हें लग सकता है कि वो तो बस हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं या फ्रेंडली हो रहे हैं, जबकि सामने वाले के लिए वो बेहद अपमानजनक या डराने वाला हो सकता है। सही। और एक और बहुत अहम बात है, संगठनात्मक संस्कृति, मतलब कंपनी का माहौल कैसा है। वो कैसे? अगर किसी कंपनी में ऐसी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या उल्टा पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, तो इससे एक खामोश संदेश जाता है कि ऐसा व्यवहार यहाँ चलता है, इसे बर्दाश्त किया जाएगा, और इससे उत्पीड़कों का हौसला और बढ़ता है। और स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है कि ये कभी भी सिर्फ आकर्षण या स्वस्थ फ्लर्टिंग के बारे में नहीं होता, ये हमेशा शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व के बारे में होता है। एकदम सही कहा, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है।
स्वस्थ आपसी आकर्षण या फ्लर्टिंग जो होती है वो हमेशा सहमति पर आधारित होती है, दोनों तरफ से होती है और दोनों को अच्छा महसूस कराती है। जबकि उत्पीड़न एक तरफा होता है, अवांछित होता है और पीड़ित को शक्तिहीन, अपमानित और अक्सर डरा हुआ महसूस कराता है। ये हमेशा पावर डायनामिक्स के बारे में होता है। बिल्कुल, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। ये सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसने इसे झेला है, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? व्यक्ति पर इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, आत्मविश्वास में भारी कमी आ जाती है, लोग खुद पर शक करने लगते हैं। गंभीर मामलों में ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी तक ले जा सकता है। पीटीएसडी वो क्या होता है? ये किसी दर्दनाक घटना के बाद होने वाला एक गंभीर मानसिक तनाव है। इसमें व्यक्ति बार बार उस घटना को महसूस करता है, डरा रहता है, उसे बुरे सपने आते हैं। ओह, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तनाव से जुड़ी बीमारियां जैसे लगातार सिर दर्द रहना, पेट की समस्याएं होना, नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना। और काम पर असर? हाँ, जाहिर है पेशेवर जीवन पर भी असर पड़ता है। काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, उत्पादकता घट जाती है, बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है और कई मामलों में लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि मजबूर होकर नौकरी ही छोड़ देते हैं। ये तो व्यक्ति पर असर हुआ, लेकिन अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, पूरी टीम और कंपनी के नजरिए से, तो क्या असर होता है? पूरी टीम का माहौल खराब हो जाता है, टीम का मनोबल गिर जाता है। सहकर्मियों के बीच अविश्वास और शक पैदा होता है। अगर लोग देखते हैं कि उनके किसी साथी के साथ ऐसा हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा या प्रबंधन चुप है, तो टीम में फूट पड़ सकती है, सहयोग की भावना खत्म हो जाती है। और कंपनी के लिए? कंपनी के लिए तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक तो उत्पादकता में गिरावट आती है, दूसरा अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं, जिसे हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं, जिससे भर्ती और ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ता होगा। बिल्कुल, नए लोगों को लाने और उन्हें सिखाने में काफी पैसा और समय लगता है। इसके अलावा कानूनी मुकदमों का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। और कंपनी की इमेज का क्या? कंपनी की साख और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचता है। आजकल जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। ऐसी खबरें बाहर आने पर ग्राहक दूर हो सकते हैं, निवेशक अपना पैसा खींच सकते हैं। सही। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी टैलेंट, अपने अच्छे कर्मचारी खो देती है। तो ये वाकई एक गंभीर समस्या है जिसके असर बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। तो फिर ऐसे रोका कैसे जाए? प्रस्तुति में इनोवेटेक सॉल्यूशंस की शून्य सहिष्णुता मतलब जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? शून्य सहिष्णुता का सीधा मतलब है कि कंपनी यौन उत्पीड़न और किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न को बिल्कुल भी जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। जीरो टॉलरेंस। हाँ, जीरो टॉलरेंस। यह नीति साफ तौर पर कहती है कि हर कर्मचारी का ये अधिकार है कि वो एक ऐसे माहौल में काम करे जो उत्पीड़न, धमकी और शत्रुता से पूरी तरह मुक्त हो। ये सिर्फ एक कागज पर लिखा बयान नहीं, बल्कि कंपनी की एक मजबूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा का भी जिक्र है, प्रतिशोध से सुरक्षा, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन। हाँ, ये पॉइंट बेहद बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी अच्छे इरादे से, मतलब इन गुड फेथ, यौन उत्पीड़न की शिकायत करता है या किसी जांच में गवाही देता है या सहयोग करता है, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करना पूरी तरह से अवैध है। जवाबी कार्रवाई मतलब जैसे उससे नौकरी से निकाल देना, उसका डिमोशन कर देना, उसे जानबूझकर परेशान करना, उसके काम में रुकावट डालना या उसे किसी भी तरह से सजा देना क्योंकि उसने शिकायत की। ये सब कंपनी की नीति के सख्त खिलाफ है। ये सुरक्षा क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि लोग बिना किसी डर के सच बोल सकें। अगर लोगों को डर होगा कि शिकायत करने पर उनकी नौकरी चली जाएगी या उन्हें परेशान किया जाएगा, तो वो कभी सामने नहीं आएंगे। सही बात है। उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि शिकायत करने पर उनका करियर सुरक्षित रहेगा। तो रोकथाम के लिए कंपनी क्या ठोस कदम उठाती है या उठाने चाहिए? स्रोत में कुछ उपायों का जिक्र है। हाँ, रोकथाम के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो एक बहुत ही स्पष्ट, सरल भाषा में लिखी हुई और आसानी से सभी कर्मचारियों तक पहुंचने वाली उत्पीड़न विरोधी नीति होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि नियम क्या है। दूसरा,
सभी कर्मचारियों और खासकर मैनेजरों और सुपरवाइजरों के लिए नियमित रूप से अनिवार्य ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये प्रस्तुति खुद एक उदाहरण है। बिल्कुल, ऐसी ट्रेनिंग से जागरूकता बढ़ती है और लोगों को पता चलता है कि क्या व्यवहार स्वीकार्य है और क्या नहीं, और अगर कुछ गलत होता है तो क्या करना है। रिपोर्ट करने के सुरक्षित और गोपनीय तरीकों का होना भी जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं, और इसके लिए एक नहीं कई रास्ते होने चाहिए। जैसे वो अपने सीधे मैनेजर से बात कर सकते हैं, लेकिन तब नहीं अगर मैनेजर खुद ही प्रॉब्लम का हिस्सा है। सही। या फिर वो सीधे एचआर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। स्रोत में उदाहरण दिया है, जैसे ईमेल hrsupport@innovatech.com या कोई इंटरनल फोन एक्सटेंशन 555। ये जानकारी सबको आसानी से मिलनी चाहिए। और कोई विकल्प? जैसे उदाहरण दिया है 800-555-SAFE, या वेबसाइट पर कोई सुरक्षित ऑनलाइन फॉर्म होता है जहां लोग शुरू में बिना अपनी पहचान बताए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये अनाम वाला विकल्प शायद कुछ लोगों को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराए। हाँ, शुरुआती कदम उठाने के लिए मददगार हो सकता है। और शिकायत मिलने के बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया जाए, उसे नजरअंदाज ना किया जाए। उसकी तुरंत, निष्पक्ष और जहां तक संभव हो सके गोपनीय तरीके से जांच की जाए। जांच में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और अगर जांच में उत्पीड़न साबित होता है तो फिर उल्लंघन करने वाले के खिलाफ लगातार और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार मतलब ऐसा नहीं कि एक केस में सख्त कार्रवाई हुई और दूसरे में नरमी बरती गई। नियमों का पालन समान रूप से होना चाहिए और कार्रवाई मामले की गंभीरता के हिसाब से हो सकती है, चेतावनी देने से लेकर अनिवार्य काउंसलिंग, ट्रांसफर, डिमोशन या नौकरी से निकालने तक। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी खुद इस तरह के व्यवहार का अनुभव करता है, उसे क्या कदम उठाने चाहिए? प्रस्तुति क्या सलाह देती है? देखिए, सबसे पहली सलाह तो ये है कि अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं और आपको लगता है कि ऐसा करना संभव है, तो सीधे उस व्यक्ति को टोकें, उसे बताएं कि उसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा और वो रुक जाए। सीधे बोलना। हाँ, कई बार लोग अनजाने में सीमा लांघ जाते हैं और उन्हें बताने से शायद वो रुक जाएं। स्पष्ट और सीधे तौर पर कहें, जैसे आपकी ये टिप्पणी मुझे असहज कर रही है, या प्लीज मुझे इस तरह से मत छुओ। और अगर सीधे बात करना सुरक्षित ना लगे या उससे कोई फायदा ना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसकी रिपोर्ट करना। चुप बिल्कुल ना रहे। सीनियर लीडर या फिर वो अनाम हॉटलाइन या पोर्टल। स्रोत ये भी कहता है कि आपको अकेले ये सब सहने की जरूरत नहीं है, मदद मांगे। प्रस्तुति में दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन पर भी जोर दिया गया है। वो क्यों जरूरी है? हाँ, ये जांच प्रक्रिया में बहुत मदद कर सकता है। अगर मुमकिन हो तो घटनाओं का एक रिकॉर्ड रखें। क्या क्या लिखे उसमें? तारीख, समय, जगह लिखें। क्या कहा गया या क्या किया गया, उसका एक छोटा सा विवरण लिख लें। अगर उस समय कोई और भी मौजूद था जिसने घटना देखी हो, मतलब कोई गवाह हो, तो उसका नाम भी नोट कर लें। अगर कोई आपत्तिजनक ईमेल, मैसेज या तस्वीर मिली है तो उसे डिलीट न करें, सेव करके रखें। ये सारी जानकारी आपकी शिकायत को मजबूत बनाती है और जांच करने वालों के लिए तथ्यों को समझना आसान बनाती है। सिर्फ याददाश्त पर निर्भर रहने से बेहतर है। मौजूद लोगों की भूमिका, मतलब बाईस्टैंडर्स, वो लोग जो उत्पीड़न होते हुए देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है या मैं क्यों बीच में पड़ूं। लेकिन अगर आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, तो आप अनजाने में उस व्यवहार को सामान्य बनाने में, उसे स्वीकार्य बनाने में मदद कर रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रस्तुति कहती है कि एक सक्रिय बाईस्टैंडर बने, सिर्फ मूक दर्शक नहीं। आप सुरक्षित तरीके से हस्तक्षेप करके बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सुरक्षित हस्तक्षेप, इसके क्या तरीके हो सकते हैं? प्रस्तुति कुछ रणनीतियां बताती है, शायद 4D कहती हैं उन्हें। हाँ, बिल्कुल। 4D स्ट्रैटेजीज। पहला है ध्यान भटकाएं, डिस्ट्रैक्ट। वो कैसे? आप बीच में जाकर कोई बिल्कुल अलग सा सवाल पूछकर या बातचीत का टॉपिक बदलकर उस स्थिति को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे उत्पीड़न करने वाले से पूछें, अरे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम किधर है? या पीड़ित से कहें, ओ याद आया, हमें उस प्रोजेक्ट पर बात करनी थी, चलो। इससे वो तनाव वाला मोमेंट टूट सकता है। अच्छा, दूसरा D। दूसरा है प्रतिनिधित्व करें, डेलीगेट।
अगर आपको लगता है कि सीधे दखल देना आपके लिए सुरक्षित नहीं है या आप सहज नहीं हैं, तो किसी और को शामिल करें। जैसे? किसी मैनेजर, सुपरवाइजर या एचआर के व्यक्ति को तुरंत जाकर बताएं कि क्या हो रहा है, उन्हें स्थिति संभालने दें। ठीक है। तीसरा? तीसरा है सीधे बोलें, डायरेक्ट। अगर आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है और आप ऐसा कर सकते हैं, तो सीधे तौर पर लेकिन शांति से उस आपत्तिजनक व्यवहार पर टोकें। जैसे आप कह सकते हैं, ये मजाक ठीक नहीं लगा, या प्लीज आप उनसे इस तरह बात मत कीजिए। जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस अपनी असहमति जाहिर कर दें। और चौथा डी? चौथा है पीड़ित का समर्थन करें, सपोर्ट द टारगेट। ये आप घटना के बाद कर सकते हैं। उस व्यक्ति के पास जाएं जिसके साथ गलत हुआ और पूछें, क्या तुम ठीक हो? उन्हें सहानुभूति से सुने, उन्हें बताएं कि जो हुआ वो गलत था और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप उन्हें रिपोर्ट करने के विकल्पों के बारे में बता सकते हैं, या अगर वो चाहें तो रिपोर्ट करने में उनकी मदद की पेशकश कर सकते हैं। ये छोटा सा कदम भी पीड़ित को बहुत हिम्मत दे सकता है। तो मतलब एक बायस्टैंडर का हस्तक्षेप सिर्फ उस एक घटना को रोकने में ही मदद नहीं करता, बल्कि एक बड़ा संदेश भी भेजता है। एकदम सही। जब लोग देखते हैं कि उनके सहकर्मी ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करते और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इससे पूरी टीम और संगठन की संस्कृति पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है। ये एक साफ संदेश भेजता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये चीज उत्पीड़कों को रोकती है और दूसरों को भी बोलने का साहस देती है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ज्यादा सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल बनाती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मूल संदेश यही लगता है कि यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है, और ये सिर्फ मैनेजमेंट या एचआर की ही जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाना हम सबकी, मतलब हर एक कर्मचारी की साझा जिम्मेदारी है। हाँ। अगर आप इसका अनुभव करते हैं तो आवाज उठाएं, रिपोर्ट करें। अगर आप इसे होते हुए देखते हैं तो चुप न रहें, सुरक्षित रूप से हस्तक्षेप करें या कम से कम रिपोर्ट करके समाधान में मदद करें। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि मदद के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। जैसा कि प्रस्तुति में बताया गया है, आपके पास एचआर के संपर्क है, जैसे वो ईमेल hr-support@innovatech.com या एक्सटेंशन 555। कर्मचारी सहायता कार्यक्रम, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, EAP जैसी गोपनीय काउंसलिंग सेवाएं हो सकती हैं, जो तनाव से निपटने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी तो कुछ होता होगा? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधन होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, या आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन में महिला सेल होती है। और सबसे जरूरी, अपनी कंपनी की पूरी उत्पीड़न विरोधी नीति को जानें और समझें। स्रोत बताता है कि इनोवेटेक में ये इंटरनल पोर्टल कनेक्टस पर उपलब्ध होनी चाहिए। इन संसाधनों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएं नहीं। सही कहा। साथ मिलकर, जैसा कि प्रस्तुति कहती है, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इनोवेटेक सॉल्यूशंस हों या कोई भी कार्यस्थल, वो एक ऐसी जगह बने जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे, सम्मान पाए और अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो नीतियां हैं, ट्रेनिंग है, रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं हैं, ये सब तो जरूरी हैं, लेकिन इन सब के परे एक टीम या एक संगठन के भीतर वो कौन से छोटे छोटे रोजमर्रा के सांस्कृतिक बदलाव या आदतें हो सकती हैं जो सक्रिय रूप से उत्पीड़न को पनपने से पहले ही रोक सकती हैं? वो कौन सी सूक्ष्म बातें हैं जो मिलकर एक ऐसा सकारात्मक और सम्मानजनक माहौल बनाती हैं जहां ऐसी हरकतें करने की कोई सोच भी ना सके?